60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जिसकी हमारी आज की 16 क्लास है। और हमारे इसके पहले 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें इम्यूनाइजेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रिशन और OBG न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन की क्लासेस हो चुकी है। आज का हमारा टॉपिक है मैटरनिटी हेल्थ। आज हम मैटरनिटी हेल्थ के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि MPCHO के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। MPCHO के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। MPCHO के फॉर्म MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 10/11/2023 है। तो आप 10/11/2023 के पहले MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10/11/2023 के पहले MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ। ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, सेकंड ऑप्शन में कनेक्टिव टिश्यू ओनली, थर्ड ऑप्शन में दिया है कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू ओनली, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। तो फैटी टिश्यू क्या करता है, ये फैटी टिश्यू का मतलब होता है ये साइज इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके, फैटी टिश्यू के ऊपर साइज डिपेंड करता है, साइज डिपेंड करता है। और ग्लैंडुलर टिश्यू का क्या काम है, ये क्या करता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क, जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फैटी टिश्यू इसके ऊपर डिपेंड करता है। और रिप्स की बात, ब्रेस्ट की बात करें हम, तो ब्रेस्ट जो होता है वो 2 से 6 इंटरकोशल स्पेस के बीच होता है, 2 से 6 इंटरकोशल स्पेस के बीच में होता है। जैसे कि आपकी स्टेरनम हो गई, स्टेरनम के बाद ये रिप्स, और 2 रिप्स के बीच का गैप क्या कहलाता है, इंटरकोशल स्पेस कहलाता है। तो यहाँ से लेकर ये फर्स्ट सेकंड, यहाँ से लेकर वो 6 इंटरकोशल स्पेस तक हमारे ब्रेस्ट पाए जाते हैं, है ना। 2 से लेकर 6 इंटरकोशल स्पेस तक ब्रेस्ट पाए जाते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन की बात करें, तो जो प्रोडक्शन जो करता है, कौन सा हार्मोन करता है प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करता है। और सिक्रेशन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रहता है वो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन करता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रहता है वो क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन करता है। तो हमारे इसका राइट आंसर ब्रेस्ट मिल्क इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू इसका राइट आंसर है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फैटी टिश्यू क्या करता है, इसके साइज के लिए डिपेंड होता है इसके ऊपर साइज। और प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंड सिक्रेशन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रहता है वो सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेस्ट कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है रिप्स में, तो 2 से 6 इंटरकोशल स्पेस के बीच में रिप्स रहता है, 2 से 6 इंटरकोशल स्पेस के बीच में रिप्स पाए जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, the case of change in size and appearance of breast during pregnancy। ब्रेस्ट के प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेस्ट का साइज चेंज होता है, वो किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन में ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड ऑप्शन में दिया है बिकम द वेट गेन, क्या वेट गेन होता है इसके कारण होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ड्यू टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड कॉज द ब्रेस्ट टू बिकम लार्ज, मेटाबॉलिक रेट। और थर्ड ऑप्शन में कॉर्टिसोल सिक्रेटेड बाय एडिन, क्या कॉर्टिसोल सिक्रेट करता है एडिन, उसके कारण होता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो ब्रेस्ट का वो का साइज होता है वो चेंज होता है किसके कारण? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ये ब्रेस्ट का साइज चेंज होता है। और एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है? हाइपरप्लेजिया का काम करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन रहता है, एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया का काम करता है, प्लेजिया का काम करता है। और इसका मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये हाइपरट्रॉफी का काम करता है। मतलब इसका मतलब होता है इंक्रीज, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? हाइपरट्रॉफी का काम करता है। इसका मतलब होता है इंक्रीज साइज ऑफ सेल। और कुछ लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा खाना खाने से मतलब वेट गेन होता है, उसके कारण ब्रेस्ट का साइज चेंज होता है। उसके कारण नहीं होता। प्रेगनेंसी के टाइम 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि होते हैं एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसके कारण साइज चेंज होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण साइज चेंज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। वेजाइनल कैनाल नॉर्मली कैसी रहती है वो बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एन एसिडिक इन्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन में दिया है एन एल्कलाइनिक इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन में दिया है एन न्यूट्रल इन्वायरमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है एन इन्वायरमेंटल डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ये जो इसका इन्वायरमेंट रहता है डिफिकल्ट रहता है बताने में, इसका डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है जो वेजाइनल कैनाल रहती है नॉर्मली कैसी रहती है? नॉर्मली रहती है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इन एसिडिक इन्वायरमेंट की रहती है। ये जो वेजाइनल कैनाल है वो क्या रहती है? हाईली एसिडिक होती है। और इसका पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है 3.5 to 4 इसका पीएच होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोडरलाइन बेसिली। किसकी प्रेजेंस में? डोडरलाइन बेसिली की वजह प्रेजेंस में, डोडरलाइन बेसिली की प्रेजेंस में। और वेजाइनल का एसिडिक मीडियम को मेंटेन कौन करता है? इसको एसिडिक मीडियम को मेंटेन भी डोडरलाइन बेसिली जो रहता है वो मेंटेन करता है। डोडरलाइन बेसिली मेंटेन करता है, इसके पीएच को एसिडिक मीडियम के लिए मेंटेन करता है। और रही बात प्रेगनेंसी के टाइम भी बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम भी इसका पीएच, वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक मीडियम में रहता है। एसिडिक इसका पीएच होता है। तो इसका क्या रहता है? नॉर्मली इसका पीएच एसिडिक होता है। प्रेगनेंसी के टाइम बात करें तो भी इसका पीएच एसिडिक ही रहेगा। और इसका पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 3.4 to 4 इसका पीएच वैल्यू होता है वेजाइना का। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट आर सिचुएटेड इन। द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट सिचुएटेड इन। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ओपनिंग बताना है बार्थोलिन डक्ट की कहाँ सिचुएटेड होती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वेजाइना, सेकंड ऑप्शन में दिया है यूटेरस, थर्ड ऑप्शन में सुपरफिशियल पेनियल पंच, और थर्ड ऑप्शन में दिया वेस्टिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टिबल। जो बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है? वो होती है वेस्टिबल में सिचुएटेड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये वेस्टिबल क्या करता है? ये स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? स्मॉल अमाउंट में म्यूकस रिलीज करता है। कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। क्या करता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम स्मॉल अमाउंट में म्यूकस रिलीज करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्वा कंसिस्ट ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है यूटेरस एंड फिलिपिन ट्यूब, सेकंड ऑप्शन में दिया है यूटेरस सर्विक्स एंड फिलिपिन ट्यूब, थर्ड ऑप्शन में दिया ओवरी यूटेरस वेजाइना एंड सर्विक्स,
और लास्ट ऑप्शन में दिया है लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा एंड मॉन्स प्यूबिस एंड क्लियोराइटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। तो वल्वा में क्या क्या होता है, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, म्यून्स प्यूबिस एंड क्लाइरोटिस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज द ब्लैडर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। एक नर्स है, वो कैथेटर लगा रही है किसे, प्रेग्नेंट लेडी को। शी शुड बी अवेयर द ऑल ऑफ फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू। उससे सारे फैक्ट पता है फीमेल यूरेथ्रा के बारे में, और इसमें यहाँ पे दिए भी गए हैं, सारे ट्रू है एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इट इज अबाउट 1.5 इंच इन लेंथ। सेकंड ऑप्शन में दिया है इट इज पोस्टीरियर टू वेजाइनल, और थर्ड ऑप्शन में इज प्रियाइसिस थ्रो यूरोपिटल डायफ्राग्राम। फोर्थ ऑप्शन में दिया है इट इज स्ट्रेंथ एंड ऑफरेंस माइनर रेजिस्टेंट ऑफ कैथेटराइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पोस्टीरियर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोस्टीरियर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया। और ये जो इंच में बात करें और सेंटीमीटर में बात करें, तो सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होता है। इंच में 1.5 इंच होता है और सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर होता है विजाइनल की लेंथ बाकी बात करें तो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूटेरस। यूटेरस की नॉर्मल पोजीशन बताना है कि कैसी रहती है। यूटेरस की नॉर्मल पोजीशन हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन रिट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड। थर्ड ऑप्शन में रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रो रिफ्लेक्टेड। और थर्ड ऑप्शन में रिट्रोवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सेड। और फोर्थ ऑप्शन में दिया एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सेड। तो वो यूटेरस का नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, यूटेरस की नॉर्मल पोजीशन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंटीवर्टेड एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सेड। तो एंटीवर्टेड की बात करें तो एंटीवर्टेड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो बनाता है, एंटीवर्टेड बनाता है 90 डिग्री का एंगल। और एंटी फ्लिक्सेड की बात करें तो एंटी फ्लिक्सेड बनाता है 120 डिग्री का एंगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल और ये बनाता है 120 डिग्री का एंगल। पोजीशन की बात करें एंटीवर्टेड एंड एंटी रिफ्लेक्स इसकी पोजीशन होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। यूटेरस की थिकेस्ट लेयर के बारे में बताना है। तो यूटेरस की थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन में इंडोमेट्रियम, सेकंड ऑप्शन में मायोमेट्रियम, और थर्ड ऑप्शन में पेरीमेट्रियम, और फोर्थ ऑप्शन है पेरिटोनियम। तो यूटेरस की थिकेस्ट लेयर की बात करें तो यूटेरस की थिकेस्ट लेयर की बात करें तो यूटेरस की थिकेस्ट लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो होती है यूटेरस की थिकेस्ट लेयर होती है। और यूटेरस में टोटल कितनी लेयर होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। और 3 लेयर में कौन सी, आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर प्रीमेट्रियम, ये आउटर लेयर होती है। मायोमेट्रियम जो होती है मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। और इंडोमेट्रियम की बात करें, इंडोमेट्रियम की बात करें तो इंडोमेट्रियम जो होती है इनर लेयर होती है। और टोटल 3 लेयर होती है यूट्रस की। और थिकेस्ट लेयर की बात करें तो थिकेस्ट लेयर मायोमेट्रियम जो रहती है, मायोमेट्रियम जो रहती है वो थिकेस्ट लेयर रहती है। इनर लेयर इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटर, और मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। इसमें से नॉर्मल साइज बताना है यूट्रस का कि क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया 5.7 इंटू 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन में दिया है 9.2 इंटू 2 सेंटीमीटर।
थर्ड ऑप्शन में दिया 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया 7.5 इंटू 5 इंटू 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यूट्रस के जो नॉर्मल साइज होता है, यूट्रस का नॉर्मल साइज होता है कितना, यूट्रस का नॉर्मल साइज होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये यूट्रस का नॉर्मल साइज होता है। और यूट्रस की वेट की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में ये इसका वेट होता है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में यूट्रस का वेट होता है कितना, वेट रहता है 50 टू 80 ग्राम, और अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो इसका वेट रहता है 60 ग्राम। और एक टर्म यूट्रस की बात करें, टर्म यूट्रस की बात करें तो एक टर्म यूट्रस की बात करें तो इसका वेट होता है 900 से लेकर 1000 ग्राम, इसका वेट होता है 900 टू 1000 इसका वेट होता है। नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो 50 टू 80 अप्रोक्सीमेटली रहता है इसका 60 ग्राम, और इसका साइज रहता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर यूट्रस का साइज होता है। द शेप नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज, शेप बताना है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप कैसा होगा। फर्स्ट ऑप्शन में ग्लोबुलर फीटल हेड के जैसा, और सेकंड ऑप्शन में दिया है पियर शेप पेरिफ्रॉम, और थर्ड ऑप्शन में दिया ओवल, और फोर्थ ऑप्शन में दिया सिलेंड्रिकल। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट शेप होता है, शेप कैसा रहता है, इसका रहता है ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर है, पियर शेप रहता है, पेरिफ्रॉम इसका शेप होता है। और ग्लोबुलर की बात करें फिटल हेड की जैसा, तो ये 20 वीक की जो 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उस पर ये ग्लोबुलर एंड फिटल हेड के जैसा यूट्रस का शेप हो जाता है कब 12 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर, 12 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर। और इसका नॉन प्रेग्नेंट लेडी का पूछा, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का पूछा है तो नॉन प्रेग्नेंट रहता है पियर शेप रहता है, पेरीफ्रॉम इसका शेप होता है। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग इज कॉल्ड, इसमें पूछा गया है फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग इज कॉल्ड, फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग को क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में थिलार्ची, सेकंड ऑप्शन में मिनार्ची, थर्ड ऑप्शन में मिनोपोज, और फोर्थ ऑप्शन में मिनोरिया। तो इसे क्या कहेंगे, इसको इसे कहते हैं फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनार्ची कहेंगे। और थिलार्ची की बात करें तो थिलार्ची होती है ब्रीस्ट डेवलपमेंट को थिलार्ची बोलेंगे। और मिनार्ची को फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिस्ट्रल साइकिल, यहाँ से मेनिस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट टाइम जो मेनिस्ट्रल आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनार्ची बोलते हैं। और मिनोपोज की बात करें तो ये परमानेंट स्टॉप हो जाते हैं मेनिस्ट्रल साइकिल, परमानेंट स्टॉप हो जाते हैं मेनिस्ट्रल साइकिल, और एमनोरिया वाली कंडीशन आ जाती है, एब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रल साइकिल, तो एमनोरिया वाली कंडीशन आ जाती है। और वो भी कब, अप टू 12 मंथ तक ना आए तब मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें मेनोपॉज में एज की बात करें तो एज इसमें होती है 45 टू 55 ईयर, ये किसमें मेनोपॉज में एज होती है। और मेनोरिया की बात करें तो ये होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेनोरिया होता है। थिलार्ची होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मिनार्ची होता है फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मिनोपॉज होता है परमानेंट स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसको क्या बोलते हैं एमनोरिया, इसमें एमनोरिया वाली कंडीशन आ जाती है, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कब बोलेंगे, मतलब 12 मंथ से ज़्यादा का एब्सेंट रहे मेंस्ट्रुअल साइकिल तब। और इसमें एज की बात करें तो एज रहती है 45 टू 15 ईयर, 55 ईयर इसकी एज
रहती है कि इस बीच में मिनोपॉज हो सकता है। कब? 45 टू 50 ईयर के बीच में मिनोपॉज हो सकता है। Then next question, the structure that provide to a paved fatty tissue external female genital organ। तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है पेरिनियम, सेकंड ऑप्शन में लिबिया मेजोरा एंड माइनोरा, थर्ड ऑप्शन में दी है मिनोपोज और फोर्थ ऑप्शन में दी है वल्वा। तो इसका राइट आंसर है मॉन्स प्यूबिस। इसका राइट आंसर है मॉन्स प्यूबिस। इसका ये क्वेश्चन क्या था? द स्ट्रक्चर डेट प्रोवाइड अ पेव फेटी टिश्यू फॉर द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल। तो इसका राइट आंसर है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ ओवरी इज फॉर्म। द ओरिजिन ऑफ ओवरी इज फॉर्म। तो इसमें क्या बताना है? कौन सी जो स्ट्रक्चर रहती है वो ओवरी का फॉर्मेशन करती है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है जो ओवरी का फॉर्मेशन करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन जेनाइटल रिक्ट, सेकंड ऑप्शन में जेनाइटल ट्यूबर सेल और फोर्थ ऑप्शन में वॉल्फ्रिन डक्ट और लास्ट ऑप्शन में मुलेरियन डक्ट। तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो ओवरी का फॉर्मेशन करता है? तो ओवरी का फॉर्मेशन करता है ऑप्शन नंबर डी, जो मुलेरियन डक्ट होती है वो ओवरी का फॉर्मेशन करती है, मुलेरियन डक्ट। और वॉल्फ्रिन डक्ट की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। और ये मुलेरियन डक्ट क्या करती है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका कंप्लीटली फॉर्मेशन करती है। कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुलेरियन डक्ट, और वॉल्फ्रिन डक्ट का किसका करती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेट इन द ओवरी रिलीज। आफ्टर ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेट इन ओवरी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है टेस्टोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन में दिया है एल्डोस्टेरोन और थर्ड ऑप्शन में दिया है प्रोजेस्टेरोन और लास्ट ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोजन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका फॉर्मेशन करता है? ओरी से क्या रिलीज करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस जो लिथियम रहती है वो 2 हार्मोन का सीक्रेट करती है। कितने? 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। फर्स्ट होता है प्रोजेस्टेरोन और सेकंड होता है एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरोन है सबसे वो पहले रिलीज करती है और वो भी लार्ज अमाउंट में करती है, और लार्ज अमाउंट में सीक्रेट करती है, और एस्ट्रोजन है वो स्मॉल अमाउंट में करती है। तो इसमें से अगर ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो हमारा राइट आंसर एस्ट्रोजन होगा। ये दोनों हार्मोन का सीक्रेशन करती है, बट सबसे पहले हमें अगर प्रोजेस्टेरोन है तो प्रोजेस्टेरोन लगाना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन लार्ज अमाउंट में कॉर्पस ल्यूटियम करती है। लार्ज अमाउंट में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइज ओवम रीचेड द यूट्रेस। जो फर्टिलाइज ओवम है वो रीचेड द ओवम, फर्टिलाइज ओवम में रीचेड द यूट्रेस में कब चल जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 3 to 4 days, सेकंड ऑप्शन में दिया 3 to 8 days, थर्ड ऑप्शन में दिया है 10 to 12 days और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 12 to 14 days। तो ये कब चल जाता है? ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 to 4, ऑप्शन नंबर ए 3 to 4 days। एमपीसीएचओ के फॉर्म 10
10/11/2023 तक MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिल हो रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी सारी हेल्प करेंगे। और आपको हम बता दें कि जो MPCHO उसमें 2 वैकेंसी आई है। एक एक है CCH के लिए और एक है CHO के लिए। CCH के लिए जो वैकेंसी आई है वो 480 पोस्ट है और CHO के लिए आई है वो 500 पोस्ट है। तो CCH में कौन सा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे? CCH में वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनका जिनका नर्सिंग 2016 के पहले का कंप्लीट है और उनके पास CCH का सर्टिफिकेट नहीं है। और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? इसमें BSc, पोस्ट BSc, GNM एंड BAMS वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और CHO की बात करें तो इसमें BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इनका पास आउट कब का होना चाहिए? 2016 के बाद का जो बैच है, 2016 के बाद का बैच इसमें अप्लाई कर सकता है। और आपका पास आउट कब का होना चाहिए? 1/9/2023 के पहले का आपका पास आउट होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 10/11/2023। तो इसके पहले आप फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में साइट में बहुत प्रॉब्लम आता है तो फॉर्म फिल होने में दिक्कत हो सकती है। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और आपको वहां से आपकी सारी हेल्प की जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टी डेवलप इन द फीमेल यूजली मैनिफेस्ट एज। फर्स्ट इवेंट बताना है काय का? प्यूबर्टी का, कि क्या होता है। प्यूबर्टी का फर्स्ट इवेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया ऑनसेट ऑफ मिनार्ची। सेकंड ऑप्शन में अपीयरेंस ऑफ ब्रीस्ट बर्ड। थर्ड ऑप्शन में दिया अपीयरेंस ऑफ एक्जिलरी एंड प्यूबिक हेयर। और फोर्थ ऑप्शन में दिया ऑनसेट ऑफ ग्रोथ सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है अपीयरेंस ऑफ ब्रीस्ट बर्ड। इसका राइट आंसर है अपीयरेंस ऑफ ब्रीस्ट बर्ड। और फिर अपीयरेंस ऑफ ब्रीस्ट बर्ड होता है सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होता है? एक्जिलरी हेयर एंड प्यूबिक हेयर आते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ग्रोथ होती है और उसके बाद मिनार्ची स्टार्ट होता है। सबसे पहले ब्रीस्ट डेवलपमेंट। तो ब्रीस्ट डेवलप सबसे पहले क्या होता है? ब्रीस्ट डेवलपमेंट इसमें भी ब्रीस्ट डेवलपमेंट होता है सबसे पहले। उसको क्या कहते हैं? इसको थैलार्ची कहते हैं। देन उसके बाद थैलार्ची, देन उसके बाद एक्जिलरी हेयर एंड एक्जिलरी हेयर आते हैं। फिर उसके बाद प्यूबिक हेयर आते हैं और इसको कहते हैं एल्डिनार्ची। क्या कहेंगे? एल्डिनार्ची। एंड देन उसके बाद होता है, देन उसके बाद ग्रोथ होगी और फिर उसके बाद मिनार्ची। और मिनार्ची को क्या कहते हैं? फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल। किसे कहेंगे? मिनार्ची को फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। तो इसका फर्स्ट एविडेंस क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ब्रीस्ट बर्ड, जिसको थैलार्ची कहते हैं। फिर उसके बाद एक्जिली हेयर एंड प्यूबिक हेयर आते हैं, जिसको एल्डिनार्ची कहते हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद मिनार्ची को क्या कहते हैं? फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल इसको कहते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ फिलिपिन ट्यूब रेंज फ्रॉम। जब फिलिपिन ट्यूब की है लेंथ बताना है कि कितनी होती है। फिलिपिन ट्यूब की लेंथ बताना है कि कितनी होती है। फिलिपिन ट्यूब की लेंथ
फिलिपिन ट्यूब की लेंथ की फर्स्ट ऑप्शन दिया 20 से 27 सेंटीमीटर, 7 से 12 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन में दिया है 28 से 31 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में दिया 2 से 7 सेंटीमीटर। तो जो फिलिपिन ट्यूब की लेंथ होती है, फिलिपिन ट्यूब की लेंथ होती है 7 से 12 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। 7 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है फिलिपिन ट्यूब की। 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लेंथ होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग सेल आर सीन इन द, जो पिग सेल रहती है वो कहाँ दिखती है? फर्स्ट ऑप्शन में इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन में स्टमक, थर्ड ऑप्शन में फिलोपिन ट्यूब और फोर्थ ऑप्शन में विजाइना। जो पिग सेल रहती है वो कहाँ होती है? ये कहाँ होती है? ये होती है फिलोपिन ट्यूब में। जो पिग सेल होती है नॉन सेलिटाइड इपिथेलियल होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लाइनिंग ऑफ फिलिपिन ट्यूब। ये फिलिपिन ट्यूब की लाइनिंग पे होती है और ये क्या कहती है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू ओवम, ओवम को प्रोटेक्ट करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरोस्ट पार्ट ऑफ फिलिपिन ट्यूब। तो हमें बताना है फिलिपिन ट्यूब का नेरोस्ट पार्ट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिए इंटरस्टिटाइटल, सेकंड ऑप्शन में स्टेमस, थर्ड ऑप्शन में इनफर्टिबुलम, फोर्थ ऑप्शन में एम्पुला। तो फिलिपिन ट्यूब का नेरोस्ट पार्ट होता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरस्टिटाइटियल। इसका नेरोस्ट पार्ट होता है। फिलिपिन ट्यूब के पार्ट की बात करें तो ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। कितनी होती लेंथ? 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होता है कितना? 1 mm इसका डायमीटर होता है। स्टेमस की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 2.3 सेंटीमीटर लेंथ होती है और डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 2 mm इसका डायमीटर होता है। एम्पुला वाले पार्ट की बात करें तो एम्पुला वाले पार्ट की लेंथ होती है एम्पुला वाले पार्ट की जो लेंथ होती है इसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर और डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 5 mm। इसका 5 mm डायमीटर होता है। और इनफर्टिबुलम की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 5 mm का। 5 mm का इसका डायमीटर होता है। 5 mm का डायमीटर होता है। फर्स्ट वाला पार्ट 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 mm का। स्टमस वाला पार्ट 2.3 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 mm का। और इनफर्टिबुलम कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर और डायमीटर 5 mm का। और एम्पुला वाला पार्ट 6 सेंटीमीटर और डायमीटर 5 mm का। जो एम्पुला वाला पार्ट रहता है वो क्या होता है? एम्पुला क्या होता है? वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है काय का? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फिलिपिन ट्यूब का। और मेनली फर्टिलाइजेशन भी, जो मेन साइड भी होती है काय की? फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे यही साइड पे होता है। कौन सी? एम्पुलर पार्ट में वो स्पर्म और ओवम यही मिलते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप? इसमें ऐसे कौन सा पार्ट है जहाँ जाइगोट डेवलप होता है? फर्स्ट ऑप्शन में वेजाइना, सेकंड ऑप्शन में फिलोपिन ट्यूब, थर्ड ऑप्शन में ओवरी और फोर्थ ऑप्शन में यूटेरस है। तो ये जाइगोट डेवलप होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? फिलोपिन ट्यूब में। जाइगोट कैसे बनता है? ओवम प्लस स्पर्म जो मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। कहाँ पे? फिलोपिन ट्यूब में
और फिलिपिन ट्यूब में भी कहाँ, एम्पुला वाले पार्ट में मेनली फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला वाले पार्ट में होता है। कहाँ, एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म, ओवम और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी। ओवरी के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया द ओवरी आर 2 इन नंबर, क्या ओवरी नंबर में 2 होती है। सेकंड ऑप्शन में सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। थर्ड ऑप्शन में सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। थर्ड ऑप्शन सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवरी 2 इन नंबर में होती है, तो ये भी सही है। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड इम्पॉर्टेंट, क्या एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करती है। थर्ड इसमें दिया सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज ओवरी, तो क्या प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन करती है। तो ये क्या नहीं करती है, ये नहीं करती है। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, ये ओवरी का इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है। ये किसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ना कि ओवरी का। जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से रिलीज होता है, ना कि ओवरी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें से बताना है कॉमन साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की। फर्स्ट ऑप्शन में एम्पुला ऑफ फिलिपिन ट्यूब, सेकंड ऑप्शन में इनफर्टिबुलम, थर्ड ऑप्शन में स्थमस, और फोर्थ ऑप्शन में इंटरस्टिटाइल। तो इसका राइट आंसर है फर्टिलाइजेशन की कॉमन साइट कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया था। फर्टिलाइजेशन की कॉमन साइट होती है एम्पुला ऑफ फिलिपिन ट्यूब। एम्पुला वाला जो पार्ट है वहां पे कॉमनली फर्टिलाइजेशन होता है ज्यादातर। इन 28-day ह्यूमन ओवरियन साइकिल ओवुलेशन अकर ऑन, तो कब होगा ओवुलेशन। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 28 डेज की ओवरियन साइकिल है, तो ओवुलेशन कब होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया 14 डेज, थर्ड ऑप्शन में 28 डेज, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 5 डेज, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 1 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज। अगर 28 डे की ओवरियन साइकिल तो कब होगा ओवुलेशन, 14 डेज पे। कब होगा, 14 डेज पे। देन आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन विजिबल फॉर। ओवम कब तक विजिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 to 6 आवर, सेकंड ऑप्शन 12 to 24 आवर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 24 to 36 आवर, और डी ऑप्शन में दिया 48 to 72 आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब तक, 12 to 24 आवर्स के लिए। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनिस्ट्रुअल साइकिल आर। मेनिस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनिस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनिस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सेकंड ऑप्शन में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, थर्ड ऑप्शन में दिया गोनाडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है गोनाडोट्रोपिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, गोनाडोट्रोपिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। और मेंस्ट्रुअल टाइम में ब्लड लॉस कितना होता है, वो अप्रोक्सीमेटली होता है 50 to 100 ml ब्लड लॉस हो जाता है। देन द परमानेंट सेंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में एमनोरिया, सेकंड ऑप्शन में मिनोपोज, थर्ड ऑप्शन में ओलिगोमिनोरिया, और फोर्थ ऑप्शन में हाइपोमिनोरिया। तो इसमें परमानेंट स्टॉप कब हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं मिनोपोज। और इसका कॉज क्या होता है मिनोपोज का, मिनोपोज का कॉज होता है क्या होता है, लेक ऑफ
लेक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लेक ऑफ एस्ट्रोजन मिनोपॉज का कॉज होता है। क्या होता है? लेक ऑफ एस्ट्रोजन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम मैटरनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और इस आज से मैटरनिटी हेल्थ की क्लास स्टार्ट हुई है, तो कल से डेली हम मैटरनिटी हेल्थ की क्लास पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।